बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात, आज 23 तारीख को जो हमने लेक्चर स्टार्ट करना है वो एक नया चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको याद हो, आपने 9th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक डेफिनेशन पढ़ी थी। आज आप उसके बारे एक पूरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, तो याद रखिएगा इससे अगला चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स वाला, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिलेटेड है। उससे अगला चैप्टर बायोकेमिस्ट्री वाला, वो भी जो हमने कंपाउंड्स स्टडी करने हैं, नो डाउट वो बायोलॉजिकल कंपाउंड्स हैं, लेकिन उन बायोलॉजिकल कंपाउंड्स की नेचर ऑर्गेनिक है। इसके साथ साथ आपको ये बताता चलूं कि जब आप लोग एफएससी क्लास सेकेंड ईयर में जाएंगे तो उसमें तकरीबन 10 चैप्टर्स पर मुहित कोर्स आपको स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। और आपके जो एफएससी सेकेंड ईयर का पेपर होना है उसका मेजर पार्ट से बहुत ज्यादा हिस्सा इसी ऑर्गेनिक पे बेस्ड होगा। तो इस क्लास में ये 3 चैप्टर्स जो मैंने मेंशन किए पहले, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स एंड बायोकेमिस्ट्री, और सेकेंड ईयर में हमारे पास जो 10 चैप्टर्स वाला हिस्सा है उनको बेहतरीन बनाने के लिए जरूरी है कि आप इस चैप्टर को फोकस करें। जितना आप लोगों के इस चैप्टर पे ग्रिप होगी उतना आसान हो जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं। आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं एक बात दोबारा आपको बताना चाहता हूं कि अर्लियर एज के अंदर ऑर्गेनिक के मीनिंग होते थे लाइफ के। एंड अर्लियर एज ऑर्गेनिक स्टैंड फॉर लाइफ। ऑर्गेनिक लाइफ के लिए स्टैंड करती थी, और तब यह ख्याल किया जाता था कि केमिस्ट्री की एक ऐसी शाख है जिसमें उन मुरक्कबात का मुतालिया किया जाता है जो लाइफ के रिलेटेड होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें हासिल होते हैं। सो हम डेफिनेशन क्या करते थे कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about those compounds, उन कंपाउंड्स का मुतालिया which are obtained by living organisms। बल्कि आप यहां पे वर्क करें कि विच वर ऑब्टेन्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जानिब से हासिल किए जाते हैं, उनका मुतालिया लिविंग लाइफ के रिलेटेड होगा। तो वो कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उनका मुतालिया करने वाली ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। इसी कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए, इसकी तायीद करने के लिए एक जैकब बर्जिलियस नामी केमिस्ट थे। उन्होंने 1808 ईस्वी में एक कॉन्सेप्ट पेश किया, थ्योरी पेश की, टू सपोर्ट
दिस डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट अ फेमस केमिस्ट, एक मशहूर जमाना केमिस्ट थे, जैकब बर्जीलियस, नाम क्या है उनका, जैकब बर्जीलियस, पुट फॉरवर्ड अ थ्योरी which is called vital force theory. वाइटल फोर्स थ्योरी का जो बुनियादी पोस्टुलेट था वो नाम से ही जाहिर हो रहा है। वाइटल स्टैंड फॉर वसी, वसी का मतलब लार्ज, ह्यूज, फोर्स मीन कुव्वत, थ्योरी मीन नजरिया, वसी कुव्वती नजरिया। ये ख्याल किया जाता था कि ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको तैयार करने के लिए एक तलस्माती मोजजाती बहुत ज्यादा कुव्वत की जरूरत होती है, तो हम इन्हें लैब में वो कुव्वत प्रोवाइड नहीं कर सकते, इसका मतलब वो तैयार नहीं हो सकते। लेकिन नेचुरली तौर पे, कुदरती तौर पे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये कुव्वत पोशीदा होती है, इसलिए वहां पे तैयार हो जाते हैं। सो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी, हम इधर मेंशन कर देता हूं मैं कि वाइटल फोर्स थ्योरी, वसी कुव्वती नजरिया, इसका बुनियादी पोस्टुलेट कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड in lab as they require a huge amount of force which cannot be provided इन लैब, लैब में ये प्रोवाइड नहीं की जा सकती। बट नेचुरली दिस फोर्स इज हिडन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लेकिन कुदरती तौर पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये कुव्वत पोशीदा होती है, तो इस वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म तैयार कर लेते हैं। बट लेटर ऑन एक ये कॉन्सेप्ट वाइटल फोर्स थ्योरी का जो आ रहा था, ये 1808 ईस्वी की बात है। तकरीबन 20 साल बाद रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया गया। 20 साल बाद 1828 ईस्वी में एक अजीम केमिस्ट गुजरे हैं, अ ग्रेट केमिस्ट, उनका नाम है FM वुलर। उन्होंने पहली बार लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तैयार कर लिया, यूरिया को तैयार किया।
इन 1828 ईस्वी में अ ग्रेट केमिस्ट FM Wooler prepared organic compound यूरिया। कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया? यूरिया फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स अमोनियम सायनेट। in lab by rearrangement reaction by heating via rearrangement reaction। ये लिखें, इसका मतलब उसने अमोनियम सायानेट को हीट किया और रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुआ जिसके नतीजे में यूरिया तैयार हो गया। अगर हम इसकी इक्वेशन देखें तो कुछ इस तरह से होगी, NH4CNO हीट किया, NH2C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड NH2, दिस इज कॉल्ड यूरिया। यहां पे ये बात काबिले गौर है कि व्हाट इज मेंट बाय रीअरेंजमेंट रिएक्शन। री के मीनिंग क्या होते हैं? दोबारा, अरेंजमेंट तरतीब पाना। इसका मतलब कि जो मटेरियल आप एज अ रिएक्टेंट यूज कर रहे हो उसमें कोई नई चीज आपने ऐड नहीं की, उसमें से कोई चीज आपने निकाली नहीं है, बल्कि उसी के अंदर एटम्स की तरतीब जरा बदल गई है, अरेंजमेंट उनकी बदल गई है, स्ट्रक्चर उनका बदल गया है, जिसकी वजह से एक नया कंपाउंड हासिल हुआ। तो इसका मतलब रिएक्शन तो हो गया। ऐसा रिएक्शन जिसमें जस्ट एटम्स की अरेंजमेंट चेंज होती है, उन रिएक्शंस को क्या कहा जाता है? रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहा जाता है। बेटा कंफ्यूज नहीं होना, आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन तो नहीं है, मगर अच्छी केमिस्ट्री के लिए जरूरी है कि आपको लफ्ज के मतलब वो रिएक्शन होते हैं तो कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए। वैसे भी मैं आपके एग्जिस्टिंग नॉलेज में मिसाल देता हूँ, जैसे आपने फोटोसिंथेसिस रिएक्शन पढ़े, उनकी डेफिनेशन भी हमने पढ़ ली। आपने 8वीं में फर्मेंटेशन रिएक्शन पढ़े, उनकी डेफिनेशन भी हमने पढ़ ली। आपने कंबस्टन रिएक्शन पढ़े, उनकी डेफिनेशन भी हमने पढ़ ली। हम आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ा, उसकी भी हमने डेफिनेशन पढ़ी। आपने रिडक्शन रिएक्शन पढ़ा, आपने उसकी भी डेफिनेशन पढ़ी। सो इसी तरह अगर रीअरेंजमेंट रिएक्शन का लफ्ज आ जाए तो हमें इसको भी पढ़ लेना चाहिए, इसमें क्या हर्ज वाली बात है। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन की मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूं। रीअरेंजमेंट रिएक्शन का मतलब टाइप ऑफ रिएक्शंस in which atoms are rearranged is called rearrangement रिएक्शन। आपने इसका मैकेनिज्म तो बड़ी क्लासेस में पढ़ ही लेना, मैकेनिज्म मीन पाथवे के कैसे ये रीअरेंजमेंट होता है। लेकिन आपको मैं एक सादा रीअरेंजमेंट रिएक्शन के लिए मिसाल देता हूं कि लेट्स सपोज आपके पास ये कंपाउंड है, यहां पे लेट्स सपोज के AB के साथ जो है F अटैच है, इसकी वजह से रीअरेंजमेंट हुई, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। लेट्स सपोज के यहां से F जो है वो A के साथ लिंक्ड था, वो B के साथ जाके लिंक्ड हो गया,
तो ये हमारे पास क्या है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। यहां पे आप देखें F और B के दरमियान में A मौजूद है, अब दरमियान में B मौजूद है, सो रीअरेंजमेंट हो ना गई, तरतीब नहीं ना पा गई, तो लिहाजा इस तरह के रिएक्शंस को आप क्या कहते हो, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस कहते हो। अब नेक्स्ट हमारे पास एक बार 1845 ईस्वी की भी हिस्ट्री बयान की हुई है कि कोल्ब्स नामी एक केमिस्ट है, उन्होंने लैब के अंदर ऑर्गेनिक एसिड है हमारे पास एसिटिक एसिड, उसको तैयार किया, फिर एक बार साबित हो गया कि नहीं, बाकी तौर पे वाइटल फोर्स थ्योरी यानी कि जो वसी कुव्वत की ज़रूरत होती है वो बात गलत है। अगर हम यूरिया तैयार कर सकते हैं, अगर हम एसिटिक एसिड तैयार कर सकते हैं, तो इसका मतलब हम बाकी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयार कर सकते हैं। इस वजह से फिर ये कहना गलत होगा कि इनको तैयार करने के लिए वसी कुव्वत की ज़रूरत है, लिहाजा वाइटल फोर्स थ्योरी का नजरिया भी गलत होना चाहिए। तो फिर वो वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। जब उसे रिजेक्ट किया गया तो डेफिनेटली जो डेफिनेशन आपने स्टार्ट में पढ़ी थी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होने वाले कंपाउंड्स हैं, ये तो नॉन लिविंग मतलब आर्टिफिशियली लैब में भी आप तैयार कर पा रहे हो, सो लिहाजा वो डेफिनेशन भी ऑटोमेटिकली हमें अपडेट करने की ज़रूरत पेश आती है। तो फिर इस तरह के मसाइल में एक और केमिस्ट अपना इंतहाई अहम तरीन रोल प्ले करते हैं, उनका नाम है लवाइजियर। लवाइजियर क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कंपोजिशन को स्टडी करते हैं। रोल ऑफ लवाइजियर, बड़े अजीम केमिस्ट गुजरे हैं ये। He studied the composition of naturally occurring and lab synthesized ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उन्होंने कुदरती तौर पर पाए जाने वाले और लैब में तैयार होने वाले कंपाउंड्स को स्टडी किया, उनकी कंपोजिशन को स्टडी किया। कंपोजिशन मीन बनावट के अज्जा कौन कौन से मौजूद हैं, और उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होने वाले कंपाउंड्स थे और जो लैब में तैयार होने वाले कंपाउंड्स थे वो एक जैसे थे। ही कंक्लूडेड, उन्होंने क्या नतीजा अखज़ किया, दैट कंपोजिशन वाज सिमिलर। कंपोजिशन एक जैसी है। जब कंपोजिशन एक जैसी है तो वो कौन सी कंपोजिशन थी, उन्होंने कहा कि वो दो तरह की हो सकती है, मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, या फिर अदर एटम्स लाइक एक्स ग्रुप हैलोजन के लिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये हो सकते हैं वगैरह वगैरह। तो इस कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले कंपाउंड्स के लिए लफ्ज हाइड्रोकार्बन का इंतखाब किया गया। हाइड्रोकार्बन्स, और जब उनमें से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन निकाल दिए जाए तो उसकी जगह हैलोजन लगा दें, ऑक्सीजन लगा दें, नाइट्रोजन लगा दें, सल्फर लगा दें, तो हासिल होने वाले कंपाउंड्स को डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का नाम दिया गया।
तो फिर लवाइजियर ने जब ये काम कर लिया तो उन्होंने मॉडर्न डेफिनेशन भी पेश की। उन्होंने कहा कि ये कहना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होने वाले गलत बात है। चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं, चाहे लैब में तैयार करते हो, इन कंपाउंड्स की कंपोजिशन सेम है, लिहाजा कंपोजिशन के बिना पर डेफिनेशन आनी चाहिए। तो ये कहा गया कि स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, और उनसे अखज होने वाले कंपाउंड्स एज कॉल्ड, उनका मुताला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। केमिस्ट्री की एक ऐसी शाख है जिसमें आप हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स का मुताला, मिसाल के तौर पे CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, इसका मुताला करते हैं। वो ब्रांच क्या कहलाती है? डेरिवेटिव्स कहलाती है। उसके बाद यहां पर ये बात मेंशन करता चलूं कि कुछ ऐसे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं जो स्टिल इनऑर्गेनिक इन नेचर हैं। कार्बन कंटेनिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो मैं इधर लिखने जा रहा हूं एग्जांपल उसके। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बोनेट्स हो गए, बाइकार्बोनेट्स हो गए, मेटालिक कार्बाइड्स हो गए, मिसाल के तौर पे कैल्शियम कार्बाइड हो गया। इसी तरह मेटालिक साइनाइड हो गया, फॉर एग्जाम्पल सोडियम साइनाइड, या इसी तरह HCN हो गया। ये चंद एक मैंने आपको वो एग्जांपल्स दी हैं जो कार्बन भी रखते हैं, जैसा कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन है, डाइऑक्साइड में कार्बन है, कार्बोनेट में है, बाइकार्बोनेट में है, कार्बाइड में है, मेटालिक साइनाइड सोडियम साइनाइड कार्बन है, HCN हाइड्रोजन साइनाइड में है। लेकिन उसके बावजूद ये इनऑर्गेनिक इन नेचर हैं। इनऑर्गेनिक ऐसा क्यों है वो हम इसी चैप्टर में डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि जब कार्बन आ जाए तो कौन सी ऐसी खसूसियात आ जाती हैं कि वो ऑर्गेनिक बन जाता है, और कौन सी ऐसी खसूसियात होती हैं कि वो कार्बन होने के बावजूद इनऑर्गेनिक रह जाता है। लेकिन वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए बेटा आपका यही लेक्चर है, इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कीजिएगा। अगर किसी का भी कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन हो, तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।